नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सरोडिया। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, मैं MP फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए NCERT की एक स्पेशल सीरीज चला रहा हूं साइंस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जो MP फॉरेस्ट का एग्जाम होता है उसमें 20 नंबर की साइंस आती है। तो जो साइंस आती है दोस्तों, वो पूरे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? NCERT से आते हैं, 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक, ठीक है। इसलिए दोस्तों मैंने आपको ये बता चुका हूँ प्रूफ के साथ कि आपके लिए NCERT कितनी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद भी दोस्तों यदि आप लापरवाही कर रहे हैं तो आप अपने सिलेक्शन से खुद दूर जा रहे हैं, इसलिए पूरे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और दोस्तों जैसे मैंने कि अभी तक NCERT के साइंस के बहुत सारे वीडियो अपलोड किया हूँ, ठीक है। एसिड बेस एंड साल्ट, फ्रिक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के, ठीक है। तो दोस्तों एक निश्चित सीक्वेंस नहीं चल रहा था कि इसके बाद अगला वीडियो कौन सा आएगा, इसलिए दोस्तों मैंने आज से ये सोचा है कि आपके लिए डेली साइंस के NCERT के 2 वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। जिसमें से एक वीडियो होगा दोस्तों 9 क्लास से स्टार्ट कर रहा हूं मैं चैप्टर 1 से, और एक वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों चैप्टर 1 6 क्लास से, ठीक है। 6 to 8 चलेंगे हम और 9 to 10 चलेंगे, ठीक है। तो पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ते रहें, क्योंकि दोस्तों पढ़ना आपको है, सिलेक्शन आपको लेना है, ठीक है। यदि आप नहीं पढ़ोगे तो आप अपने सिलेक्शन से दूर जाओगे, और जैसे कि अभी आप जानते हो भर्तियां आ नहीं रही हैं, ठीक है। तो ईमानदारी से पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे होगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना वक्त को पाए, ठीक है। चलो देखिए, कक्षा 9 का अध्याय 1 का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। क्या? हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों एक मोटिवेशनल कोट्स हो जाए आपके लिए कि अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो तरीका बदलो। क्या बदलो? तरीका बदलो, इरादा नहीं, ठीक है दोस्तों। यदि आप अभी तक लुसेंट पढ़ रहे थे साइंस की, तो उस तरीका को बदल डालो, क्योंकि लुसेंट से क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं कि लुसेंट से MP फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम की साइंस में क्वेश्चन नहीं आते हैं। आते भी हैं दोस्तों तो वो क्वेश्चन NCERT में मिलते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब मैं 50 बार बोल चुका हूं दोस्तों कि NCERT से लुसेंट निकली है, ना कि लुसेंट से NCERT। यदि आपने एक बार NCERT पढ़ ली है तो आप अपने आप आपकी लुसेंट कवर हो जाएगी, और फिर भी यदि आपकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती है तो आप लुसेंट को एक बार और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो तो तरीका बदल दो, ठीक है। इरादा नहीं बदलना है, ठीक है। तरीका क्या होगा? तरीका वही होगा दोस्तों जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं? NCERT के साइंस के पोर्शन से, साइंस में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नहीं दोस्तों, टॉपिक की, ठीक है। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको पहले पूरा टॉपिक समझाऊंगा और लास्ट में उसके बाद MCQ सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, आपको कहानी की तरह सुनना है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। पूरे ध्यान लगा के आप उनको सुनेंगे। चलो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जैसे यूनिट का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। तो पदार्थ क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता हो, क्या होता हो? द्रव्यमान होता हो, और स्थान घेरता हो, क्या? स्थान या आयतन घेरता हो, पदार्थ कहलाता है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है। कहानी आपको जब लास्ट में MCQ सॉल्व कराऊंगा दोस्तों तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और आयतन होता है, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। मतलब पदार्थ होने के लिए 2 कंडीशन होती है, एक तो उसका द्रव्यमान होना चाहिए और दूसरा उसका आयतन होना चाहिए, मतलब कुछ स्थान वो घेरना चाहिए, ठीक है। हुआ क्या दोस्तों, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था, ठीक है। जिन्हें क्या कहते हैं? हम पंच तत्व कहते हैं। देखिए, भू जल पावक गगन समीरा, आपने ये बहुत जगह सुना होगा दोस्तों, भू जल पावक गगन समीरा। इन 5 तत्वों से मिलकर क्या बना है? हमारा शरीर भी बना है, ठीक है। तो उन्हीं 5 तत्वों को दोस्तों क्या कहा है? प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ कहा है, और उन्हें 5 तत्वों में वर्गीकृत किया है। इसके अनुसार, ठीक है, किनके अनुसार? भारत के प्राचीन दर्शनकों के अनुसार प्रकृति की सभी वस्तु, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो, क्या हो? सजीव हो या निर्जीव हो। सजीव मतलब जिसमें जीवन पाया जाता है, और निर्जीव मतलब जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये कहते हैं कि प्रकृति की सभी वस्तु, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो, 5 तत्वों से निर्मित है। और वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? भू जल पावक गगन समीरा। देखिए दोस्तों, भू का मतलब होता है पृथ्वी, जल का मतलब होता है जल, पावक का मतलब होता है अग्नि, भूजल पावक, गगन मतलब होता है आकाश, और समीरा मतलब होता है वायु, ठीक है। आपको हिंदी के समानार्थी शब्द भी पूछे जाएंगे, आपको सब पता होना चाहिए दोस्तों कि गगन को आकाश कहते हैं, समीर को वायु कहते हैं, पृथ्वी को भू कहते हैं, धरा कहते हैं, अग्नि को पावक कहते हैं, जल को पानी कहते हैं, नीर कहते हैं, ठीक है। ये सब चीज आपको बिल्कुल रटी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, आधुनिक वैज्ञानिक के अनुसार पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इसको आप सिर्फ समझ लो, ठीक है। भौतिक गुणधर्म वाले और रासायनिक गुणधर्म वाले, ठीक है। इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। जहां से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों मैं आपको उस स्लाइड में बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे बनते हैं, ठीक है। चलिए,
पदार्थ का भौतिक स्वरूप, ठीक है। देखिए दोस्तों, पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या कहता है? प्राचीन दार्शनिक महर्षि कणाद के अनुसार, कौन से? महर्षि कणाद के अनुसार पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे अणु कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दोस्तों, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बना है, ये तो कह दिए, लेकिन प्रूफ कैसे होगा? ठीक है, मान के चलिए दोस्तों, आपने एक गिलास लिए, ठीक है, गिलास में आप कह लीजिए पानी लीजिए, पानी में आप नमक घोल दीजिए, शक्कर घोल दीजिए, ठीक है। नमक घोलोगे, शक्कर घोलोगे दोस्तों, तो उसका जो पहले जो मतलब उसका जो स्तर था, जल का स्तर, तो हल्का सा ऊपर उठता है, ठीक है। और दोस्तों देखिए डायग्राम में, देखिए यहाँ पर इसने पहले पानी लिया है, ठीक है। पानी लेने के बाद दोस्तों उसमें क्या किया? उसने नमक मिलाया है, ठीक है। नमक मिला दो, आप शक्कर मिला दो, कुछ भी मिला सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? देखिए इसमें डॉट 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 करके दिख रहे हैं, तो ये क्या होता है? जो नमक या शक्कर जो होती है दोस्तों, वो उसमें अपना स्थान घेर लेती है, ठीक है। तो कहने का मतलब दोस्तों क्या है? स्थान कब घेरी? मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तभी तो स्थान घेरी ना। और जल के बीच में जगह होगी, ठीक है, जल भी तो पदार्थ है, ठीक है, उनके बीच में कुछ ना कुछ जगह रही होगी, तभी तो नमक या शक्कर उसके बीच में घुस गई, ठीक है। तो कहने का मतलब दोस्तों, पदार्थ छोटे छोटे से कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। उदाहरण के लिए जल में नमक या शक्कर का घुलना, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप समझते जाओ, आप कहानी सुनते जाओ दोस्तों, ठीक है। आपको यहाँ आपको 9 क्लास के कोई एग्जाम लिखना नहीं है कि अणु की परिभाषा क्या होती है। आपको क्वेश्चन में जाके 4 ऑप्शन मिलेंगे, वहां पर आपको उनका आंसर क्लिक करना है, ठीक है। चलिए पदार्थ का भौतिक स्वरूप देखते हैं। पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं, आपको ये समझना है, ठीक है। जैसे मान के चलिए दोस्तों, ये उदाहरण दिया है, उदाहरण मत देखिए आप, सिंपल से होली के समय में आप क्या लेते हो? एक बाल्टी में पानी लेते हो, पानी में थोड़ा सा क्या डालते हो? रंग डालते हो, ठीक है। क्या लाते हो? रंग डालते हो, और वो पूरा एक बूंद रंग भी डालते हो दोस्तों, तो पूरा पानी का हो जाता है, उसी रंग का हो जाता है। लाल कलर डालो तो लाल हो जाता है, पीला हो जाता है पीला, जो कलर डालना चाहो उसी कलर का हो जाता है, ठीक है। और उससे दोस्तों आप कितने भी निकालो, ठीक है। मान के चलो आपने एक बाल्टी का रंग घोले, ठीक है, और इसमें से थोड़ा सा निकालोगे और फिर एक बाल्टी पानी और लोगे, तो इसमें थोड़ा सा निकाल के डालोगे ना, तो ये पूरा लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा लाल हो जाएगा। मतलब यहाँ लाल कलर का पानी था रंग घोल के पहले, तो आपने इसका थोड़ा सा पानी भी लोगे, फिर से नया पानी में डालोगे तो वो भी लाल हो जाएगा, फिर इससे इस प्रकार से दूसरे में डालोगे तो वो भी लाल हो जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों, पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं? अति सूक्ष्म होते हैं। देखिए ये डायग्राम में क्या कहता है? ये इसमें पोटेशियम परमैंगनेट लेता है दोस्तों, और सबसे पहले पानी लिया इसने, ठीक है। पानी के बाद दोस्तों यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डालता है, तो उसका कलर लाल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से क्या करता है? 10 ml लेता है और उसमें डालता है तो फिर भी लाल है। इसके बाद इसमें डालता है तो लाल है। हल्का सा इधर डार्क है दोस्तों, और इधर जाते जाते क्या हो रहा है? वो लाइट होते जा रहा है, लेकिन कलर तो आ रहा है ना। तो कहने का मतलब दोस्तों क्या है? पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं? अति सूक्ष्म होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। क्या? पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, आपको इसको सिर्फ सुनना है, ठीक है। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, ठीक है, मैंने अभी बता दिया। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, नमक का पानी में घुल जाता है, ठीक है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, तभी तो जाके पानी आप ऊपर बाल्टी में पानी में ऊपर रंग डालते हैं तो पूरा नीचे जाके नीचे तक हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है, मतलब रंगीन हो जाता है, ठीक है। तो गतिशील होते हैं तभी तो वो पूरा पानी लाल हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर डाल दिया तो ऊपर बस का लाल हो गया, नहीं, गतिशील होते हैं। तापमान बढ़ाने पर गणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और नीले स्याही का जल में मिले, मतलब नीली स्याही को जल में घोलो तो वो भी कलर भी नीला हो जाता है। ये सब क्या है दोस्तों? ये प्रूव करता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। देखिए पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, जिसे अंतराणविक बल कहते हैं, ठीक है, जैसे आप याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। देखिए पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, बचपन से पढ़ते आए हुआ हमने। ठोस, द्रव, गैस। क्या? ठोस, द्रव, गैस। लेकिन इसके अतिरिक्त दोस्तों 2 अवस्थाएं और होती है। चौथी अवस्था का नाम है प्लाज्मा, जिसकी खोज की थी विलियम कुकस ने। क्वेश्चन यहां से बनेगा दोस्तों कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? यदि ऑप्शन में 1, 2, 3 और इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, तो आप लोग ठोकोगे 3, ठीक है। यदि आप पूछ ले कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, तो आप लगाओगे प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा की खोज किसने की? विलियम कुकस ने की है, ठीक है। इसके बाद पांचवी जो अवस्था है दोस्तों, उसका नाम है बोस-आइंस्टीन पदार्थ। क्या होता है? बोस-आइंस्टीन पदार्थ, या लूसेंट में आपने पढ़ोगे तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको बोसोन कण भी कहते हैं, और इसकी खोज की थी दोस्तों सत्येंद्रनाथ बोस ने। किसने की थी? सत्येंद्रनाथ बोस ने दोस्तों 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की खोज की थी, ठीक है, जिससे बोसोन कण भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखना पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, लेकिन इसके अलावा 2 और अवस्थाएं होती हैं, एक होती है प्लाज्मा चौथी, और 5वीं होती है बोस-आइंस्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं मतलब नेक्स्ट स्लाइड। ठोस अवस्था के गुणधर्म, ठीक है। देखिए ठोस अवस्था के गुणधर्म दोस्तों, मान के चलिए ये एक पत्थर है, ठीक है, एक पत्थर है, ठीक है, मैं सीधा उदाहरण बता रहा हूं आपको। ये पत्थर ले लिया आपने, ठीक है, पत्थर मान के चलो इसको, है। तो पत्थर का आकार निश्चित होता है, बिल्कुल होता है।
आयतन निश्चित होता है, कुछ जगह घेरेगा नहीं, ये निश्चित होता है भैया। ऐसा तो नहीं है कि अनिश्चित हो जाएगा, नहीं, आकार भी निश्चित होगा और आयतन भी निश्चित होगा। ठोस में आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है घनत्व तो सर्वाधिक होता है। क्यों होता है घनत्व तो सर्वाधिक? क्योंकि देखिए दोस्तों ये ठोस का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पर जो इसके छोटे छोटे अणु दोस्तों बहुत पास पास में होते हैं, इसलिए क्या होता है घनत्व सर्वाधिक होता है। घनत्व का फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये फार्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है। पदार्थ के कण बहुत पास पास होते हैं, मतलब दोस्तों ठोस में क्या होता है? पदार्थ के कण बहुत पास पास होते हैं, ये भी बता दिया मैंने। संपीड़ितता नगण्य होती है, मतलब इनको दोस्तों दबाना, ठीक है। जैसे दोस्तों गैसों को संपीड़ित करके हम क्या भरते हैं? सिलेंडर में भर सकते हैं, लेकिन ठोसों को संपीड़ित नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब संपीड़ितता नगण्य होती है, ज्यादा संपीड़न करने पर दोस्तों वो टूट जाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? जैसे ईंटें या पत्थर को ज्यादा दबाओगे किसी भी चीज से तो वो टूट जाएगा, ठीक है। और ठोस में अणुओं के मध्य अंतरा आणविक बल अधिक होता है या सर्वाधिक होता है, ठीक है। अंतरा आणविक बल सर्वाधिक होता है ठोस में, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ठोस अवस्था में सीमाएं स्पष्ट होती हैं, ठीक है। ये आपको ठोस अवस्था के गुणधर्म याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं द्रव अवस्था के गुणधर्म। आप सोच रहे होंगे दोस्तों मैं स्पीड क्यों भगा रहा हूं? देखिए मैं स्पीड इसलिए भगा रहा हूं दोस्तों, अभी मैं आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। हमको मेन फोकस करना है एमसीक्यू पे, ठीक है। एमसीक्यू पे फोकस करना है और वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा दोस्तों, और मेरी आदत है मैं यदि पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा तो एक भी फैक्ट को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। मतलब फैक्ट ज्यादा देता हूं मैं और टाइम कम लेता हूं, ठीक है। अभी थ्योरी पढ़ा रहा हूं इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूं। जब एमसीक्यू आएंगे तो मैं आपको मतलब क्वेश्चन आएंगे तो आपको थोड़ा स्पष्ट समझाऊंगा वहां, ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप टेंशन मत लो, सब समझ में आएगा। मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। मेरा टेलीग्राम लिंक का चैनल है दोस्तों, लिख लो आज सनोडिया 91, ठीक है। टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लो सनोडिया 91, ठीक है, आपको मिल जाएगा। चलो द्रव अवस्था के गुणधर्म कहते हैं, देखिए आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित कैसे होता है? मान के चलिए बाल्टी ले ली दोस्तों आपने, है ना। इसमें पानी भरोगे तो ये क्या हो जाएगा? पानी के बाल्टी के आकार का हो जाएगा, ठीक है। यदि लोटा में भर दोगे तो लोटा का आकार का हो जाएगा, ठीक है। यदि टब में भर दोगे टब के आकार का हो जाएगा। तो इसका आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। लेकिन आयतन निश्चित होता है। जैसे मान चलो आपने पानी लिए, उसको किस में भरे? बाल्टी में भरे, तो 1 लीटर पानी भरे तो 1 ही लीटर रहेगा ना। यदि लोटा में भरे तो 1 ही लीटर रहेगा ना, है ना। बस इतना ही कि उसमें 1 लीटर पाना चाहिए, ऐसा नहीं कि छोटी सी गिलास ले लिए, ठीक है। मतलब आयतन निश्चित होता है, जितना पानी उतना ही रहेगा, ठीक है। लेकिन आकार अनिश्चित होता है। यदि लोटे में डालो तो लोटे के साइज का हो जाएगा, बाल्टी में डालो तो बाल्टी के साइज का, ठीक है। और आप टब में डाल दो तो टब का, किसी भी चीज में डाल दो उसी का आकार ये ग्रहण कर लेता है द्रव, ठीक है। इसके बाद दोस्तों द्रव की संपीड़ितता ठोस से अधिक होती है लेकिन गैस से कम होती है, मतलब बीच में होती है, ठीक है। संपीड़ितता क्या होती है? दबाना, ठीक है, कंप्रेस करना, ठीक है। अंतर आणविक बल कम होता है, मतलब इनके अणुओं के बीच में जो बल होता है दोस्तों थोड़ा कम होता है ठोस की अपेक्षाकृत, ठीक है। और द्रव तरल होते हैं और उसमें बहाव होता है, ठीक है। ये चीज समझाने की जरूरत नहीं है। पानी, दूध, ये सब क्या है? द्रव है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गैस अवस्था के गुणधर्म। इसमें दोस्तों दोनों चीज अनिश्चित होती है। क्या? आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है, ठीक है। आकार भी अनिश्चित होता है, आयतन भी अनिश्चित होता है। संपीड़ितता सर्वाधिक होती है, इसलिए दोस्तों इसको क्या करते हैं? हम सिलेंडर में जाके भर सकते हैं, ठीक है। अंतरा आणविक बल बहुत कम होता है और इस पर सीमाएं नहीं होती है, ठीक है। 1 मिनट में आपको और समझाना चाहता हूं दोस्तों, ठीक है। ये देखिए ठोस हो गया, ये द्रव हो गया और ये गैस हो गया, ठीक है। तो ठोस में जो अणु होते हैं दोस्तों बहुत किनारे किनारे होते हैं, ठीक है, बहुत किनारे किनारे होते हैं। लेकिन गैस द्रव में क्या होता है? थोड़ा दूर दूर होते हैं, ठीक है, थोड़ा दूर दूर होते हैं। लेकिन गैस में क्या होता है? बहुत ही ज्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। इनके अणु ठोस में बहुत पास पास, द्रव में थोड़ा दूर दूर और गैस में बहुत ज्यादा दूर, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए जल पदार्थ की 3 अवस्था में रह सकता है। क्या? जल एक ऐसा चीज है दोस्तों, ऐसा पदार्थ है जो 3 अवस्था में रह सकता है। ठोस में रह सकता है, द्रव में रह सकता है और गैस में रह सकता है। ठोस कैसे? बर्फ। बर्फ क्या है? ठोस है। द्रव पानी, ठीक है। और गैस जैसे जल वाष्प, ठीक है। इस पॉइंट को आप रखना है कि क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में रह सकता है, ठीक है। तो याद रखना जल है जो ठोस, द्रव, गैस और तीनों अवस्था में रह सकता है। यह पूछ सकता है कि जल का ठोस अवस्था में क्या रूप होता है? तो बर्फ होता है। गैस अवस्था में क्या होता है? जलवाष्प। द्रव में क्या होता है? पानी। ये सब कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, आप बिल्कुल थ्योरी पढ़ते रहिए, ठीक है। अभी आपको सब बनेगा। तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। दोस्तों ये कह रहा है कि तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है ठोस, द्रव, गैस में। देखिए 2 प्रकार से इसमें प्रभाव पड़ता है तापमान का। एक तो जब हम गर्मी देते हैं, मतलब ऊष्मा देते हैं, ठीक है। तो ठोस को जब दोस्तों द्रव अवस्था में ऊष्मा देते हैं तो वो द्रव में बदलता है, और द्रव को जो ऊष्मा देते हैं तो वो गैस में बदल जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों जब ठंडा करते हैं, शीतलता देते हैं, तो गैस क्या होती है? पहले द्रव में बदलती है और द्रव क्या हो जाता है? ठोस में बदल जाता है। ऊष्मा देते हैं तो ठोस, द्रव, गैस, और ठंडा करते हैं तो गैस, द्रव, ठोस, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं 3 अवस्था में पदार्थ का अंतर रूपांतरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जान है इस वीडियो की, ठीक है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, ठीक है। देखिए 3 अवस्था में पदार्थ का अंतर रूपांतरण कैसे होता है? ये आप ठोस लिख लिए, ये ठोस हो गया, ये द्रव हो गया, ये गैस हो गया, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस, ठीक। देखिए अब इसके बाद समझते हैं क्या होता है।
देखिए ठोस से द्रव में परिवर्तित करना है, क्या करना है, ठोस से द्रव में परिवर्तित हो रहा है, ये ऊपर वाला तीर देखिए, ऊपर वाला तीर जा रहा है तो ठोस से द्रव में परिवर्तित हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दोस्तों संगलन। क्या कहते हैं, संगलन। ठीक है, ये सब आपको अभी एमसीक्यू क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं संगलन। मतलब ठोस से जब किसी चीज को द्रव में परिवर्तित होता है तो संगलन, और द्रव से जब ठोस होता है तो उसको कहते हैं जमना। क्या होता है, जमना। ठीक है, दही जम गया, मतलब दही पहले क्या रहता है, पानी जैसा रहता है, मतलब द्रव अवस्था में रहता है, और जब जम जाता है तो थोड़ा ठोस हो जाता है, पत्थर जैसा तो नहीं होता, लेकिन कहते हैं ना कि जमना, मतलब थोड़ा उसमें कठोरता जाता है। ठीक है, तो उसको जमना कहते हैं। मतलब ठोस से हम यदि द्रव करेंगे तो उसको कहते हैं संगलन, मतलब गलना, और द्रव से ठोस आना उसको कहते हैं जमना। इसी प्रकार से उसको द्रव से जब गैस होता है तो उसको कहते हैं बाष्पीकरण। जैसे मान चलो पानी है, पानी से जब गैस निकलती है उसको कहते हैं हम बाष्पीकरण कहते हैं ना। ठीक है, तो वही है। और जब गैस से द्रव, ठीक है, संघनन, गैस से द्रव ठंगनन। जैसे किसी कोई गैस होती है दोस्तों, तो उसको हम क्या करते हैं, जमा लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है, संघनित रूप हो जाता है। ठीक है, वो हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों जब ठोस से डायरेक्ट गैस में कोई पदार्थ परिवर्तित होता है तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन, और जब गैस से कोई ठोस में आता है तो उसे कहते हैं निक्षेपण। ठीक है, ये डायग्राम है दोस्तों, बहुत अच्छे से आप समझ लेना, मैंने समझा दिया हूँ, इसकी पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, आप उसको बहुत अच्छे से देख लेना। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गलनांक क्या होता है। वह ताप जिस पर ठोस पिघल का द्रव बन जाता है। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना दोस्तों, गलनांक हमेशा ठोस का होता है। किसका होता है, ठोस का ही गलनांक होता है। और क्या होता है, ठोस पदार्थ जब किसी तापमान पर, ताप, ठोस और द्रव बन जाता है। तीन चीज याद रखना दोस्तों, क्या, वह ताप जिस पर ठोस पिघल का द्रव बन जाता है उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। बर्फ का गलनांक कितना होता है, 273.16 केल्विन। ठीक है, डायरेक्ट पूछेगा दोस्तों बर्फ का गलनांक कितना होता है, 273.16 केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस में देखिए दे दिया तो आप वहां पर हो जाओगे खत्म। ठीक है, आपसे नहीं बनेगा। तो दोस्तों 273.16 केल्विन को हम डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलेंगे वो भी आगे देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो में बना रहें। ठीक है, और यदि आप सोचोगे कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी जब हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संगलन। मैंने अभी बताया ठोस से द्रव अवस्था परिवर्तन संगलन। ठीक है, मतलब गलना। ठीक है, कोई भी चीज को गला दो तो वो क्या हो जाती है, संगलन। ठीक है, क्वथनांक क्या होता है दोस्तों, देखिए क्वथनांक द्रव के लिए है। ठीक है, द्रव को ताप देने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने से गैस में बदलते हैं। ठीक है, अब इस चीज को छोड़ दो, वह तापमान जिस पर द्रव गैस में बदलता है, तापमान जिसमें द्रव क्या होता है, गैस में बदलता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। और जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखिए दोस्तों, पानी में जब उबाल आने लगता है तो उबलने लगता है, और वो क्या होने लगती है, उससे वाष्प निकलने लगती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, या उसको 373 केल्विन भी कहते हैं। ठीक है, जल का क्वथनांक पूछेगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दाब परिवर्तन का प्रभाव। क्वेश्चन कैसा आता है दोस्तों, देखिए इस स्लाइड में बताता हूं आपको क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। दाब परिवर्तन का प्रभाव, दाब लगाने पर गैस के कण समीप आते हैं, ये आप चीज को याद रखना है। इनके मध्य की दूरी घटने पर गैस अवस्था द्रव में बदल जाती है, परंतु अत्यधिक दाब लगाकर द्रव को ठोस नहीं बना सकते क्योंकि द्रव में संपीड़ितता अत्यंत कम होती है। देखिए दोस्तों, आप कितने भी दाब लगा दो द्रव में, उसको ठोस में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि द्रव की जो संपीड़ितता होती है, मतलब कंप्रेशन पावर होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा कि दाब लगाने पर गैस के कण समीप आते हैं और इनके मध्य की दूरी घटने पर गैस अवस्था द्रव में बदल जाती है। मतलब दाब से पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन आता है, ठीक है, गैस अवस्था से द्रव में बदल जाता है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बाष्पीकरण होता है दोस्तों, क्या बाष्पीकरण सिंपल है दोस्तों, आप बचपन से देखते हो। ठीक, पानी है, पानी से बाष्प निकलता है, तालाब वालाब आपने देखा हो गर्मी के दिन में खासकर। चलिए उसको अपन एक परिभाषा के तौर पे देखते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर, याद रखना, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक मतलब दोस्तों उसमें उबाल नहीं आना चाहिए, और उससे क्या निकलना चाहिए, भाप निकलना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, बाष्पीकरण कहते हैं। बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए सतह बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ठीक है, सतह क्षेत्र बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ठीक है, आप क्या करिए दोस्तों, एक गिलास पानी लीजिए, क्या करिए, एक गिलास पानी लीजिए और उसे बाहर रख दीजिए धूप में। ठीक है, आप देखोगे दोस्तों कि वो दिन भर में, अभी तो बरसात के दिन चल रहे हैं, अभी तो 2-3 दिन तक क्या उसका बाष्पीकरण ही नहीं होगा। ठीक है, और आप क्या करिए, मान के चलिए गर्मी का दिन है, तो गर्मी के दिन में आप गिलास पानी को रखोगे दोस्तों, तो वो बहुत दिनों बाद उसको पूरा पानी खत्म होगा। लेकिन आप इसी पानी को दोस्तों, एक गिलास पानी को तुरंत लेना और जमीन में फेंकना छर्रा करके, तो देखना वो तुरंत
2-4 मिनट में हवा में उड़ जाता है। मतलब क्या हुआ, यहाँ क्या था, यहाँ उसका जो क्षेत्रफल था दोस्तों कम था और यहाँ क्षेत्रफल क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो क्षेत्रफल बढ़ने से क्या हो जाता है, बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तो यही चीज़ वो कहना चाहता है। उदाहरण, कपड़ा सुखाने के लिए फैला दो। आप कपड़ा धो लो और उसको एक जगह रख दो तो कपड़ा सूखेगा क्या, नहीं सूखेगा। लेकिन कपड़ा फैला के डालते हैं तो कपड़ा सूख जाता है। क्यों, क्योंकि बाष्पीकरण की दर तीव्र हो जाती है। क्यों, कपड़ा फैलाने से उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है इसलिए। ठीक है, तापमान में वृद्धि से बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ये तो सार्वभौमिक बात करते हैं, आप बचपन से जानते हो कि ताप बढ़ेगा तो वाष्प निकलेगी। ठीक है, आर्द्रता में कमी से बाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। ठीक है, आर्द्रता में कमी दोस्तों, देखिए किसी चीज में गीलापन रहेगा तो उसमें बाष्पीकरण क्या होगा, गीलापन यदि कम रहेगा, गीलापन रहेगा दोस्तों तो क्या होगा, उसमें हो जाएगा बाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। वायु की गति में वृद्धि होने से बाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। ठीक है, जैसे मान के चलिए दोस्तों आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, पानी गिरने लगा, आपके कपड़े गीले हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मौसम खुल गया तो देखना आपके कपड़े गीले हो जाते हैं लेकिन वो हवा में खट से सूख जाते हैं। तो क्या कहना चाहता है कि वायु की गति में वृद्धि होने से बाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। यही है दोस्तों, गीले कपड़े चलती गाड़ी में जल्दी सूख जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि गीले कपड़े चलती गाड़ी में जल्दी सूख जाते हैं क्यों, उसमें लिखेगा, ढेर सारे ऑप्शन देगा, उसमें लिखेगा बाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। चलो, अब थ्योरी खत्म हो गई। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों जो आपको पता होना चाहिए। देखिए कुछ राशि हैं, उनके मात्रक और प्रतीक हमको पता होना चाहिए। जैसे तापमान का मात्रक होता है केल्विन, इसको के से डिनोट करते हैं। लंबाई का मीटर एम से डिनोट करते हैं। संहति का किलोग्राम केजी से डिनोट करते हैं, संहति को द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, भार का मात्रक होता है न्यूटन, इसको एन से डिनोट करते हैं, भार को बल भी कहते हैं। ठीक है, आयतन दोस्तों घन मीटर, ठीक है, एम की घात 3, ठीक है, एम क्यू। घनत्व दोस्तों किलोग्राम प्रति घन मीटर, और घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। इसका हो जाएगा किलोग्राम मीटर की पावर -3। ठीक है, दाब का होता है पास्कल और इसका पीए से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या करना है, राशि और उनके मात्रक बिल्कुल रट डालना है। ठीक है, आप पुराने क्वेश्चन पेपर देखना, आपको समझ में आएगा कि मात्रक पूछता है कि नहीं पूछता है। ठीक है, दाब का मात्रक पूछता है कि नहीं पूछता, घनत्व का मात्रक पूछ लेगा तो किलोग्राम प्रति घन मीटर अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सरली कह रही है दोस्तों, ठोस द्रव गैस में अंतर बताइए। ठीक है, तो देखिए मैंने सब चीज़ बता दिया हूँ आपको, एक बार इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, फिर भी बता देता हूँ मोटा मोटा। आकार क्या होता है, ठोस का निश्चित होता है। ठीक है, इसका द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता और गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता। आयतन की बात करें, ठोस में तो निश्चित आयतन, द्रव में भी निश्चित आयतन, लेकिन गैस में क्या होता है, आयतन निश्चित नहीं होता। ठीक है, और सरलता अरलता ये सब आप देख लेना। ठीक है, इस चीज़ आपको क्या होगा, टेबल से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अब यहाँ से चालू होता है दोस्तों हमारा मेन क्वेश्चन। ठीक है, मेन पॉइंट यहाँ से हमारा अब शुरू होता है। चलो क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखेंगे। कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी और इत्र की सुगंध, इनमें से कौन से पदार्थ है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा आपको वहाँ पर कि निम्न में से कौन पदार्थ है या कौन पदार्थ नहीं है। तो आप वहाँ आपको पदार्थ की दो कंडीशन पता होना चाहिए कि द्रव्यमान होना चाहिए और उसका आयतन होना चाहिए। कुर्सी का क्या है दोस्तों, द्रव्यमान और आयतन है। वायु का क्या है, द्रव्यमान और आयतन है। ठीक है, बादाम का भी है, नींबू पानी का भी है। लेकिन दोस्तों आप कहोगे कि स्नेह का है क्या, नहीं है। गंध का है क्या, नहीं है। ठीक, घृणा का है क्या, नहीं है। ठीक है, विचार का है कि नहीं है। शीत का है क्या, नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगे, पदार्थ नहीं होंगे। ठीक है, इस चीज को आपको समझ में आ गई होगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा मैं हेडफोन फंसा लूँ, 1 मिनट, थोड़ा टाइम लगेगा, मात्र 5 सेकंड का। हाँ चलिए, क्वेश्चन है कि गर्म गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर तक पहुंच जाती है। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, और ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, ये क्वेश्चन है। तो क्यों कहता है, ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें विसरण तेजी से होता है। विसरण क्या होता है दोस्तों, विसरण क्या होता है कि गर्म गैसों का विसरण जो है ठंडी गैसों की तुलना में बहुत तेजी से होता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों क्या होता है, गर्म गैसें बहुत तेजी से फैलती हैं और उसकी महक कहाँ जाती है, हमारी नाक तक आ जाती है। लेकिन ठंडी गैस का विसरण बहुत कम क्या होता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए दोस्तों उसकी महक नहीं आती। इसलिए दोस्तों ये है कि गर्म खाने की गंध दूर से ही महक जाती है। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, आपको एक पॉइंट याद रखना, विसरण तेजी से होता है गर्म गैसों का, बस। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इसमें पदार्थ का कौन सा गुण प्रदर्शित होता है। देखिए स्विमिंग पूल में दोस्तों क्या होता है, पानी के कणों के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है। क्या होती है, पानी के कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसके कारण पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है, और जल के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, इसलिए दोस्तों स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है। ठीक, पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, आकर्षित करते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। मैंने ये सब आपको बताया हूँ। ठीक है, आप इनको एक बार और पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसी तत्व के प्रति का आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ठीक, ये मैंने बता चुका हूँ।
घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक है, अब कह रहा दोस्तों कि बढ़ते घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को लिखिए। ठीक है, घनत्व के क्रम में, ठीक है, बढ़ते हुए। ठीक है, तो ये देखिए वायु का घनत्व सबसे कम होता है, क्यों? क्योंकि बहुत दूर दूर होती है। फिर धुआं का थोड़ा और कम होगा। ठीक है, धुआं का थोड़ा ज़्यादा होगा वायु से। ठीक है, और धुआं से थोड़ा ज़्यादा रुई का होगा, रुई से थोड़ा ज़्यादा जल का होगा, और जल से ज़्यादा थोड़ा शहद का होगा, और शहद से ज़्यादा चाक का होगा, और चाक से सबसे ज़्यादा लोह का होगा। लोह क्योंकि सबसे ज़्यादा ठोस होता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों ठोसों का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है और गैसों का घनत्व सबसे कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है। मैंने अभी बताया दोस्तों, ठोस पदार्थों की अपेक्षा में द्रवों का घनत्व कम होता है, और सबसे कम किसका होता है? गैस का होता है, और सबसे अधिक ठोस का घनत्व होता है। लेकिन आप बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आयतन के बढ़ने से घनत्व जल से भी कम हो जाता है। क्या हो जाता है? आयतन बढ़ जाता है तो घनत्व क्या होता है? जल से भी कम हो जाता है, इसलिए बर्फ का टुकड़ा जल पर तैरने लगता है। ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलिए। निम्न तापमान को सेल्सियस में बदला कह रहा। 300 केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदल देंगे? एक फार्मूला दोस्तों याद रखना, टेम्परेचर कोई भी दिया हो केल्विन में, टी के बराबर होता है टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, इस फार्मूला को याद आप रखने का मतलब केल्विन में जो टेम्परेचर दिया है उसके इक्वल में दोस्तों 273 में सेल्सियस के टेम्परेचर को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाता है, टी के बराबर टी सी प्लस 273 हो गया। ठीक है, केल्विन में कितना दिया तापमान? 300 दिया है। ठीक है, सेल्सियस में हमें याद करना है तो सी लिख दो, सी प्लस 273 कर दो। ठीक है, सी का करना है 300 में से 273 घटा दो तो आंसर कितना जाएगा? 27 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, फार्मूला बस याद रखना है। फार्मूला में मत याद रखना, के बराबर सीधा याद रखना, के बराबर सी प्लस 273। ठीक, केल्विन में जो तापमान है, सेल्सियस में जो तापमान है, और 273 बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 573 केल्विन। इसको आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, बताओगे क्या उसमें तो आंसर ही है। ठीक है, तो फिर भी कोशिश करना अपनी तरफ से। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों अब कह रहा है कि क्वेश्चन आएगा कि 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। ठीक है, तो याद रखना 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा। देखिए जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि 250 डिग्री सेंटीग्रेड के क्वथनांक से काफी उच्च ताप है। ठीक है, क्या 250 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज्यादा तापमान है। ठीक है, इसलिए इस ताप पर क्या होगा? जल गैसीय अवस्था या भाप में बदल जाएगा। इसलिए याद रखना कि 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? या तो वो क्या होगा? गैस अवस्था में होगा या भाप में बदल जाएगा। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड में दोस्तों पानी क्या होगा? द्रव और गैस अवस्था दोनों में होगा, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल उबलकर भाप में बदलने लगता है, इसलिए वो द्रव अवस्था में भी रहता है और गैस अवस्था में भी रहता है। जब अपने घर में पानी उबलता है दोस्तों तो देखा होगा वो पानी भी रहता है, मतलब द्रव अवस्था में, और उससे भाप भी निकलती है। ठीक है, तो याद रखना वो द्रव और गैस दोनों अवस्था में रहता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कौन? पानी। नेक्स्ट देखते हैं, गर्म दिन शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? ठीक है, बाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? तापमान बढ़ने और आर्द्रता घटने से बाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है। क्या होता है? तापमान तो गर्मी के दिन वैसे ही बढ़ता है और आर्द्रता घटता है। ठीक है, तो बाष्पीकरण की दर तेजी हो जाती है। इसलिए दोस्तों क्या होता है? गर्मी के दिन में, शुष्क के दिन में कूलर अधिक ठंडा लगता है। ठीक है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? ठीक है, तो इसका एक पॉइंट की याद रखना दोस्तों, बाष्पीकरण होता है। क्या होता है? बाष्पीकरण होता है। ठीक, आप बाकी चीज कहानी पढ़ते रहना, बाष्पीकरण होता है इसके कारण। शुष्क के दिन में कूलर अधिक ठंडा होता है बाष्पीकरण के कारण। ये सब चीजें पूछे जाएंगी। बाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण, कुछ भी ऑप्शन देगा तो आपको बाष्पीकरण याद रखना है, बाकी कहानी आप पीडीएफ में पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बाष्पीकरण के कारण। ठीक है, बाष्पीकरण के कारण ही शीतलता होती है। ठीक है, सब चीजें आपको पढ़ना है। ठीक, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी को पी लेते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों? क्योंकि सतह क्षेत्रफल जो होता है, जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा दोस्तों बाष्पीकरण की दर उतनी ज़्यादा होगी। तो प्लेट में चाय लोगे तो बाष्पीकरण जल्दी होगा, भाप जल्दी निकलेगी, जल्दी ठंडी होगी, जल्दी ठंडी होगी तब जल्दी पियोगे। और कप में बाष्पीकरण थोड़ा कम होता है, इसलिए वो ज़्यादा देर तक गर्म रहता है। ठीक है, आपको आंसर समझ में आ गया। ठीक, सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है प्लेट में। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए? तो देखिए गर्मियों में पहनना चाहिए सूती कपड़े। सूती कपड़े पहनने से क्या होता है? सूती कपड़ा क्या होता है दोस्तों? पसीना असीना को बहुत जल्दी सोखता है और उसको बाहर कर देता है। ठीक है, बाहर कर देता है। ठीक है, तो इसलिए हमें सूती कपड़ा पहनना चाहिए और उससे हमें क्या होता है? ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती है। ठीक है, बाष्पीकरण के कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वही क्वेश्चन है। ठीक, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई से परिवर्तित कीजिए। ठीक है, अभी मैंने आपको करके बता दिया। ठीक, केल्विन इकाई में परिवर्तित करें, वही फार्मूला रखना है आपको। ठीक है, टी के बराबर टी सी प्लस 273। ठीक, आप ये सब क्वेश्चन करके प्रैक्टिस देखेंगे,
मैं आपको हर चीज़ नहीं बता सकता दोस्तों बार बार रिपीट करके, ठीक है। आपको बताना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, मेरा काम है, ठीक है, लेकिन पढ़ना आपका काम है, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। अभी PDF दूंगा मैं आपको, आप उससे पढ़ लेना। नेपथलीन को रखा रहने देने पर यह समय के कुछ भी ठोस पदार्थ बिना तुरंत अदृश्य हो जाती है। तो क्या होता है, नेपथलीन दोस्तों वाष्पीय ठोस पदार्थ होता है जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना ही गैस में बदल जाती है। क्या होता है दोस्तों, नेपथलीन एक ऐसा पदार्थ है जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाती है, और ठोस से सीधे गैस में बदलने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसलिए वो क्या होती है, अदृश्य हो जाती है। हम हैं इत्र की गंध बहुत दूर से ही पहुंच जाती है, क्यों, ठीक है, क्यों पहुंच जाती है भैया, देखिए इत्र एक वाष्पशील द्रव होता है, ठीक है, और तेजी से क्या होता है, वाष्प में बदल जाता है। वायु के कणों के साथ मिलकर सभी दिशाओं में तेजी से विस्तृत होता है। क्या होता है, विसरण बहुत तेज होता है, ठीक है, इसके कारण दोस्तों वो दूर तक पहुंच जाता है, ठीक है। निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें, ठीक है। तो ऑक्सीजन दोस्तों, ठीक है, जल, उसके बाद चीनी, मतलब चीनी में दोस्तों सबसे ज्यादा कण पास में होंगे, इसके बाद जल में, और ऑक्सीजन गैस इसलिए दूर होगा, ठीक है। ठोस द्रव गैस का फंडा है यहाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की भौतिक अवस्था क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में जल अवस्था में पाया जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जल क्या होगा, ठोस यानी बर्फ में रहेगा, और द्रवीय अवस्था में भी हो सकता है, क्योंकि जल का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट है और बर्फ का गलनांक दोनों 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। याद रखना, बर्फ का हिमांक और गलनांक दोनों कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव्य अवस्था या गैस अवस्था में दोनों संभव होता है, क्योंकि 100 जल होता है और 15 पर हो जाता है, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड में जल क्या होगा, मैंने अभी बताया था, द्रव भी होगा और गैस में भी होगा, ठीक है। चलिए, जल कमरे के ताप पर द्रव है, क्यों, ठीक, अभी बता दिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला फंडा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, क्यों है, क्यों है, गलनांक के कारण, ठीक है। गलनांक उसका कितना होता है, गलनांक देखिए, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस क्यों होती है, क्योंकि गलनांक जो है दोस्तों बहुत अधिक होता है, किसका, लोहे की अलमारी का, इसलिए दोस्तों कमरे के ताप पर वो क्या रहेगी, अलमारी ही रहेगी, पिघलेगी नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उबलते हुए भाप और भाप में जलने की तीव्रता किस में अधिक महसूस होती है, ठीक है, ये आप सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है, इसलिए क्या होता है दोस्तों, भाप में जलने से अधिक दर्द होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये डायग्राम है दोस्तों, बहुत अच्छे से इसको याद कर लेना, ठीक है। वही चीजें दिखाई गई है, संघनन, बाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, और जमना, ये सब चीजें हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, विसरण किसे कहते हैं, तो दो विभिन्न पदार्थों के बीच कणों का स्वतः मिश्रित होना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। गलनांक, जिस पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर देता है। क्वथनांक, जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है। शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठीक है। और पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक का नाम लिखिए, तो ताप और दाब से दोस्तों पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आता है, ठीक है। गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं, ऐसी ऊष्मा दोस्तों जिस पर कोई पदार्थ दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, ये सब क्वेश्चन दोस्तों आप पढ़ लेना, ठीक है, ये आपका काम है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, गलनांक और क्वथनांक क्या है, ठीक है, वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है, ठीक है, वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, ठीक है। ठोसों का गलनांक होता है, ठीक है, और द्रवों का क्वथनांक होता है। याद रखना, गलनांक किसका होता है, ठोस का, और क्वथनांक किसका होता है, द्रव का, ठीक है। अब लास्ट है दोस्तों, 3 ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ का नाम बताइए, तो कपूर है, नेपथलीन है, नेपथलीन को नौसादर भी कहते हैं, और अमोनियम क्लोराइड। कपूर, नेपथलीन और अमोनियम क्लोराइड ऐसे 3 पदार्थ हैं दोस्तों जो सीधे ठोस से क्या होते हैं, गैस में बदल जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये आज का लेक्चर समाप्त होता है। देखिए दोस्तों, सिलेबस बहुत बड़ा है आपके लिए साइंस का, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं, और इसमें दोस्तों मेरा काम है बताना, ठीक है, मेरा काम है आपको बताना कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, ठीक। तो आप क्या करिए दोस्तों, मैं इसकी PDF दे रहा हूँ आपको, ठीक है, आप सनोडिया 91 को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, अपना उसको टेलीग्राम चैनल को, और ज्वाइन कर लेना, और उसमें आपको PDF दे रहा हूँ, उसको आप पढ़ लेना। पढ़ने से सब समझ में जाता है दोस्तों, ठीक है। मैं आपको वो मैटर दे दूंगा कि जिसको पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन जहाँ से आने की संभावना ज़्यादा रहती है। यदि आप डायरेक्ट NCERT पढ़ोगे दोस्तों तो आपको नहीं आएगा समझ में, ठीक है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ PDF पढ़ते रहिए, ठीक है। और अदर सोर्स यदि आपको कहीं मिलते हैं तो आप उनसे भी पढ़िए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।